हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मास डिफेक्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ डेरिवेशन बनाना सीखेंगे। छोटा सा डेरिवेशन है बट कंसेप्चुअल डेरिवेशन है, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ जो कि आप जानते भी हैं। मान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही तो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं इसको कंबाइनली बोला जाता है आपके न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होता है उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। आई बात समझ में? अब एक ही प्रोटॉन तो होगा नहीं, कई सारे प्रोटॉन होंगे। तो दिमाग लगा के देखिए कि एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हो सकते हैं, सोच के बताइए। एक न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। सिंपल सी बात है, जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, मैंने कंपोजिशन वाली वीडियो में बताया है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, दिस इज कॉल्ड योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक, जैसे कि अगर कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास A है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने होंगे उसमें, Z। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे उसमें, Z ही, जितना एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कि स्कैंडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 21। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 21। बट आपका जो एटॉमिक मास होता है A, वो इक्वल टू होता है आपके एटॉमिक मास। सोच के देखिए, किसी भी एलिमेंट का टोटल मास कहाँ होता है, उसके न्यूक्लियस पे। सिंपल सी बात है, ये तो पढ़ के आए हैं ना आप। अगर कोई एटम है उसमें आगे से इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो न्यूक्लियस का 99.99% मास, जो मास होता है वो किधर पे होता है, न्यूक्लियस पे होता है। और न्यूक्लियस पे कौन कौन होते हैं आपके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यहां से अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो वो हो जाएगा आपका A माइनस जेड। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यही मेरे डेरिवेशन का बेस है। इतने से ही मैं पूरा डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ। प्रोटॉन कितने होंगे, Z, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, A माइनस जेड। आई बात समझ में? अब देखिए, यहाँ पर मैंने बेसिक हर एक चीज बता दिया। और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्रोटॉन होगा। कितने प्रोटॉन होंगे, Z प्रोटॉन, और कितने न्यूट्रॉन होंगे, A माइनस जेड न्यूट्रॉन। एक मान के मत चलिएगा, हाँ, एक न्यूक्लियस में कई सारे प्रोटॉन होते हैं और कई सारे न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखिए, अब किया गया कि आपका जो जितने भी प्रोटॉन है और जितने भी न्यूट्रॉन है, और कंबाइनली बोलिए कि जितने भी आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, इन सब का मास निकाला गया, यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकाला गया, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और देखा गया कि और एक्चुअल न्यूक्लियस का मास भी निकाल दिया किसी मेथड से, मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक हो गया। अब देखा गया कि जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं ये ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस। मान लीजिए कि आपका मास ऑफ न्यूक्लियस आया 10, लेट अस सपोज, तो मास ऑफ न्यूक्लियस आया होगा आपका 9.5। आई बात समझ में? तो इसी मास के जो डिफरेंस है इसी को कहा जाता है मास डिफेक्ट। यानी कि अगर आप मास डिफेक्ट देखा जाए, ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंटली आया हुआ है, इस पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मास डिफेक्ट बोले तो जो ज्यादा है, कौन ज्यादा है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस क्या आएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। आई बात समझ में? बस अगर आपको इतना समझ में आ गया तो पूरा डेरिवेशन बन जाएगा। अब ऊपर जो मैंने थ्योरी लिखी हुई है, एक बार मैं उसको आपको कंफर्म कराते हुए चलता हूं ताकि आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प मिल जाए। मास डिफेक्ट, तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट हुआ कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस से। ठीक हो गया, यानी कि सॉरी, मास ऑफ जो न्यूक्लियस होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यहाँ भी मैंने वही लिखा है कि न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द मास ऑफ न्यूक्लियस, दोनों एक चीज है। अब देखिए, द डिफरेंस बिटवीन मासेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कौन कौन है आपके, प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन एंड द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड योर मास डिफेक्ट डिनोटेड बाय डेल्टा एम। यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियस निकालो, उसमें से न्यूक्लियस का मास माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, मास डिफेक्ट। यानी कि मास डिफेक्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। हाँ, कंफ्यूज मत करना क्योंकि अब शब्द एक जैसे हैं, और है यहाँ पर आपका मास ऑफ न्यूक्लियस। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है मास ऑफ न्यूक्लियस। अब बताइए, सोच के देखिए, अब डेरिवेशन पे दोबारा चलते हैं। तो डेल्टा एम बराबर मास ऑफ न्यूक्लियस, बोले तो मास ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या ऐसा बोल दो, ऐसे लिख देते हैं इसको, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ किसका, न्यूक्लियस का। अब बता के देखिए कि मान लीजिए कि लेट मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन है आपका mp, क्या सपोज किया मैंने mp, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन सपोज किया मैंने mn। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताइए मास डिफेक्ट का, डेल्टा m इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बोले तो mp, ठीक हो गया, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन बोले तो mn, माइनस क्या हो जाएगा, मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। आई बात समझ में? अब एक बात बताइए, क्या एक न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा क्या? नहीं, मैं बता चुका हूं, एक न्यूक्लियस में आपके कितने प्रोटॉन होते हैं, जेड। तो एक प्रोटॉन का मास mp है, तो जेड प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, जेड इंटू mp। अब न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं आपको पता है, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, a माइनस जेड। तो एक न्यूट्रॉन का मास अगर mn है तो a माइनस जेड न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, a माइनस जेड इंटू mn। ये आपकी क्लास 6th या 7th की यूनिटरी मेथड है। तो यहां से अगर हम डेल्टा m निकालें, सो डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माई प्लस a माइनस जेड बोले तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। और यहां पर आपका मास डिफेक्ट का डेरिवेशन ओवर होता है, 2 लाइन का आपका डेरिवेशन था, ठीक है। अब मास डिफेक्ट के साथ ही साथ मैं आपको एक डेरिवेशन और बता देता हूं, जो कि है बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज है, पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी एक तरीके का ऐसा फोर्स है या ऐसा एनर्जी है जिसकी मदद से जो न्यूक्लियस होता है अपने अंदर जो उसके न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनको आपस में बाइंड किए रखता है। सोच के देखिए, न्यूक्लियस बहुत ठोस होता है, इससे बॉम्ब भी बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि इसके टुकड़े किए जाते हैं। तो सोचिए जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी रिलीज होती है उस टाइम पे, तो सोचिए कि कितना आपस में टाइटली बाउंड है। आई बात समझ में? यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो आपस में बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं, और उसी फ्रैक्शन को या उसी स्ट्रेंथ को उसका क्या कहा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी। आई बात समझ में? अब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा, आपने आइंस्टाइन का फॉर्मूला सुना है, E = mc², सुना है, यानी कि मास कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू मास विद द हेल्प ऑफ दिस c²। ये आपने सुना हुआ है। तो अगर सोचिए यहां मास पे तो डील नहीं हो रही है, यहां डील किस पे हो रही है, मास डिफेक्ट पे, तो यहां पर डेल्टा m इंटू c²। दिस इज आइंस्टाइन की रिलेशन, ठीक है। तो आइंस्टाइन की रिलेशन में अगर मैं इसको रखूं तो आंसर क्या बन जाएगा बताइए, E = डेल्टा m क्या आया था मेरा, देखिए डेल्टा m आया था मेरा यहां पर z इंटू mp मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड इंटू mn मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों का जो सम आया था उससे मैंने क्या माइनस कर दिया था, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। मुझे पता था कि न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा है, ठीक है, और उसको अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये डेल्टा m आ गया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, c²। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। आई बात समझ में? तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट ओवर होता है, ठीक हो गया। अब यहां पर क्या था, सिंपल ट्रिक था, आपको बाइंडिंग एनर्जी के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, मास डिफेक्ट। सो इतना जो फॉर्मूला है वो आपका किसका है, मास डिफेक्ट का है, इतना फॉर्मूला किसका है,
डेल्टा एम का। और मास डिफेक्ट है क्या, इतना है मास ऑफ न्यूक्लियस और ये है आपका मास ऑफ एक्चुअल न्यूक्लियस, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। और जब उसको मैंने सी से मल्टीप्लाई किया डेल्टा एम को, तो आपका क्या निकल गया, बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। आई बात समझ में। तो यहां पर आपका बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूरा होता है, ठीक हो गया। अब यहां पर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं कुछ कुछ, और उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपका एक पर्टिकुलर मेथड होता है, ठीक हो गया, और उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, जो इसको एक्स्ट्रा मान के चलिए, इसको मैं बता देता हूं, यूनिट कन्वर्जन, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन यही लिख लीजिए। जो डेल्टा एम है इसका जो यूनिट दिया होता है, किसी किसी बुक में एएमयू दिया होता है, एटॉमिक मास यूनिट, और किसी किसी बुक में जस्ट यू लिखा होता है। अब चाहे कुछ भी लिखा हो, दोनों एक ही चीज है। आई बात समझ में। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपका जो मास डिफेक्ट होता है, ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ई, इसका आंसर हमेशा एग्जाम में MEV में निकालना होता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो अगर आपको AMU को MEV में चेंज करना है तो याद रखिएगा 1U इक्वल टू 931.5 MeV। आई बात समझ में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ। एक यूनिट में इतना MeV होता है अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी अपॉन सी स्क्वायर। अब ये चीज ये यहां पर रखिए, ये मैं जानता हूं कि आपको इतना समझ में नहीं आएगा, बट जब हम एक क्वेश्चन करेंगे वहां पर इसका नोट होगा, ठीक हो गया। एक सीरीज में क्वेश्चन की भी लाऊंगा जिसमें एटम और न्यूक्लियाई की कंबाइनली मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पर ये यूनिट हम याद करेंगे। बट अभी तक के लिए इंपॉर्टेंट था आपका दिस, ठीक है, जो कि था आपका बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी नया नहीं था, छोटा सा टॉपिक था। जो मास डिफेक्ट होता है वो होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन आते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब एक प्रोटॉन तो होता नहीं है, जेड प्रोटॉन होता है, तो जेड इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन, प्लस कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ए माइनस जेड, तो ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। इन दोनों को जोड़ा जाता है और एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस से जब माइनस कर दिया जाता है तो आपका मास डिफेक्ट आता है। और जब मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आपका बाइंडिंग एनर्जी आ जाता है। और लास्ट में मैंने एक यूनिट कन्वर्जन सिखाया हुआ है, अभी के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये समझ में भी नहीं आएगा, और एग्जाम में यूनिट कन्वर्जन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट हाँ, जब न्यूमेरिकल आएगा तब वहाँ इसकी इंपॉर्टेंस होगी, और न्यूमेरिकल में मैं इस चीज़ को दोबारा रिकॉल करा दूंगा। अभी के लिए चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये यूनिट कन्वर्जन वाला पार्ट, ठीक हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।